गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल में, दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। और हम पढ़ रहे थे अबाउट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, जो कि हमारा बेसिक लेक्चर था, जो हमने किया था क्लास 9th का बेसिक लेक्चर, दैट इज द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। उनमें कुछ चीजें जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, क्यों रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीजें कर ली थी। अब कुछ चीजें जो दे रखी है उसको हम आगे करने की कोशिश करते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी, दैट इज क्रॉप प्लांट। विच प्लांट? क्रॉप प्लांट। तो भैया ये क्रॉप प्लांट होता क्या है? सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी एक बड़े से लैंड पे केवल एक ही तरह की चीजों का रोपण किया है या चीजों को उगाया है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 हेक्टेयर लैंड है और उस 3 हेक्टेयर लैंड पे मैंने केवल राइस की खेती की। किसकी खेती की? राइस की खेती। तो बेसिकली वो क्या कहलाएगा? क्रॉप प्लांट। या अगर मैंने व्हीट की खेती की तो उसको भी क्या बोलेंगे? क्रॉप प्लांट। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या होगा? सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन in the field on a large scale called as क्रॉप प्लांट। यानी जब कभी भी आप सेम काइंड के प्लांट को बहुत ही बड़े लैंड पे उगाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? क्रॉप प्लांट। नोट डाउन करिएगा। ओके, सो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पहली क्रॉप प्लांट थी जो उगाई गई थी वो क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, सीरियल्स। क्या बोलते हैं उनको? सीरियल्स। बेसिकली इसके अंदर में व्हीट, पैडी, मेज, ये सारी चीजें आती हैं। तो बेसिकली पूछा जाता है कभी कभार कि जो पहली क्रॉप प्लांट थी जो ग्रो की गई थी लैंड पे, वो कौन थी? तो कहेंगे हम लोग सीरियल्स। क्या कहेंगे? सीरियल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। सीरियल्स were the first crop known to be cultivated। तो जो पहली बार क्रॉप कल्टीवेट की गई थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरियल्स। क्या बोलते हैं? सीरियल्स। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जब कभी भी आप सेम लैंड पे या अगर बोले लार्ज स्केल लैंड है, आपके पास 10 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर, एक ही प्रकार के प्लांट को लगा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप प्लांट। और जो पहला क्रॉप प्लांट ग्रो किया गया था वो क्या था? सीरियल्स। नोट डाउन करेंगे, सीरियल्स। देन कभी कभार डेफिनेशन पूछ लिया जाता है ग्रेन्स। तो ग्रेन्स का नाम आता है तो आपको सिंपली ध्यान रखना है दाना। क्या याद रखना है? दाना। तो बेसिकली दाना कहते किसको है? क्या अरे यार मुझे भुट्टे खाना है, तो भुट्टे थोड़ी ना खाना, भुट्टे में जो दाने होते हैं वही आप खाते हो। तो बेसिकली जो सीड होता है, क्या होता है? सीड। तो जब कभी भी आप किसी भी प्लांट को ग्रो कर रहे हो और उसके सीड को उपयोग कर रहे हो, देन दैट टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज ग्रेन्स। क्या बोलेंगे उनको? ग्रेन्स। तो बेसिकली सीरियल्स जो होते हैं आर टॉल ग्रासेस। ये क्या होती हैं? जो सीरियल्स बेसिकली अगर देखेंगे, ग्रास छोटी होती है और उसे एक बड़ा ग्रास, यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे जैसे कि ग्रास के अंदर में रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होती है, इन द सेम मैनर बड़े में देखेंगे तो वैसे ही रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, और अगर बोलेंगे बेसिक सी बात करें सीड, ये सारी चीजें आपके कहां पाई जाएंगी? आपके सीरियल क्रॉप्स में पाई जाएगी। तो सीरियल को क्या बोल दिया गया? टॉल ग्रासेस। स्ट्रक्चर सेम है ग्रास की तरह, इसलिए बोल दिया गया सीरियल्स आर टॉल ग्रासेस विच आर कल्टीवेटेड, जिनको हम लोग क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं
फॉर दियर न्यूट्रिशियस सीड, ध्यान रखिएगा न्यूट्रिशियस सीड, और ये जो न्यूट्रिशियस सीड होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेन्स। क्या बोलेंगे, ग्रेन्स। तो याद रखिएगा सीरियल्स बेसिकली अगर पूछे तो ये क्या होंगी, लंबी लंबी ग्रासेस की तरह होते हैं और इनको कल्टीवेट करते हैं ताकि इनसे हमको क्या मिलेगा, सीड मिलेगा, और ये सीड क्या कहलाता है, ग्रेन्स। तो नोट डाउन कर लीजिएगा क्रॉप प्लांट, जहां पे बहुत बड़े लैंड पे सेम प्रकार की खेती आप कर रहे हो, सेम प्रकार के प्लांट को लगा रहे हो, दैट इज क्रॉप प्लांट। पहला क्रॉप प्लांट कौन था, सीरियल्स। सीरियल्स बेसिकली किस लिए बोए जाते हैं, तो उनके सीड्स के लिए, और जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेन्स। So cereals are basically tall grasses which are cultivated for their nutritious seed that is called as grains. तो seed जो मिलता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, grains। नोट डाउन करेंगे इन तीनों पॉइंट को। देखेंगे जो ये ग्रेन्स होते हैं, जो आपके दाने हैं, इनके अंदर में क्या क्या पाया जाता है। तो सुनियो क्या, ग्रेन्स जो होते हैं बेसिकली वो रिच होते हैं स्टार्च में। किसमें, स्टार्च। अगर बोला जाए तो ध्यान दीजिएगा कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल्स में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। एनिमल में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है एज ए ग्लाइकोजन, प्लांट्स में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट एज अ स्टार्च। तो ये जो ग्रेन्स होते हैं ये मेजर सोर्स है किस चीज के, स्टार्च के। किसके, स्टार्च के। इसके साथ साथ में कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी पाया जाता है, मिनरल्स भी पाया जाता है, और आपके विटामिन भी कुछ मौजूद होते हैं, कुछ फाइबर्स भी पाए जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो ग्रेन्स सबसे ज्यादा किसमें रिचफुल होता है, तो ये रिचफुल होता है किस चीज में, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है स्टार्च। क्या पाया जाएगा, स्टार्च। लेकिन इसके साथ में और भी चीजें पाई जाएंगी। सो ग्रेन्स आर रिच इन स्टार्च, यानी इसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा आपका स्टार्च। क्या पाया जाएगा, स्टार्च। एंड ऑल्सो कंटेन्स, इट ऑल्सो कंटेन, और भी चीजें पाई जाती है ग्रेन्स में, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, जैसे कि आपका विटामिन्स हो गया, जैसे कि आपका मिनरल्स हो गया, जैसे कि आपका फाइबर्स हो गया, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स जो भी होते हैं, जिससे हम लोग रस्सी वस्सी भी बनाते हैं, जनरली फाइबर्स की रस्सियां बनती हैं। तो ग्रेन अगर पूछे सबसे ज्यादा ग्रेन में क्या पाया जाएगा, स्टार्च। कुछ अमाउंट में आपका प्रोटीन भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, मिनरल भी होता है, कुछ फाइबर्स भी पाए जा सकते हैं। लेकिन ग्रेन बेसिकली अगर बोले तो सबसे ज्यादा ग्रेन्स में पाया जाएगा क्या, स्टार्च। क्या पाया जाएगा, स्टार्च। नोट डाउन करेंगे। अभी हमने बोला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल है उसमें भी आएगा व्हीट। क्या आएगा, व्हीट। और पैडी, राइस, ये पैडी और राइस एक ही चीज है। मेज, ये सारे भी क्या कहलाते हैं, सीरियल क्रॉप्स होंगे। लेकिन अगर बोले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप की बात करेगा तो कौन होगा, व्हीट। क्या होगा, व्हीट। सो व्हीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरियल कौन है, व्हीट है। दैट इज फॉलोड बाई, यही नहीं है और भी है, फॉलोड बाई पैडी या राइस एंड मेज। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रेन्स सबसे ज्यादा रिच किसमें होंगे, स्टार्च में। इसमें कुछ एक अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन फाइबर्स भी पाया जाएगा। सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाएगा। और अगर बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप कौन होगी तो वो होता है व्हीट। ओके, तो व्हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन द वर्ल्ड। दैट इज फॉलोड बाय पैडी। दैट इज पैडी मतलब क्या हो गया, राइस, और मेज भी हो सकता है। तो कुछ एक अमाउंट में आपके दे रखे हैं
कि अलग अलग क्रॉप प्लांट जो कि कल्टीवेटेड होते हैं अलग अलग चीजों के लिए, तो हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो एक चार्ट बना लेते हैं जहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट सिंपली मीन्स एनी प्लांट दैट इज कल्टीवेटेड ओवर एंटायर लैंड, लार्ज लैंड, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप प्लांट। यहां पे हम देखेंगे एग्जांपल्स, ओके। और जो थर्ड कॉलम है वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली इसमें पाया क्या जाता है, इनसे मिलता क्या है। तो पहला दैट इज हमने अभी पढ़ा सीरियल्स। क्या पढ़ा? सीरियल्स। सीरियल्स के अंदर में आएगा आपका व्हीट, पैडी, बार्ली, रागी, ये सारे के सारे कौन से प्लांट होते हैं? क्रॉप प्लांट्स। क्या होंगे? क्रॉप प्लांट्स। और अगर अभी आपने मेरे साथ पढ़ा तो देखा होगा कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है सीरियल में वो क्या होती है? स्टार्च। और स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब कभी भी आप व्हीट, पैडी, बार्ली, रागी इन सबको खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज व्हीट, पैडी, बार्ली एंड रागी, दैट कम्स अंडर द सीरियल्स। और ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो इनको आप खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। ओके। नेक्स्ट थिंग जो कि दाल की तरह यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पल्सेस। क्या बोलेंगे? पल्सेस। तो आपने सुना होगा चने का दाल, अरहर का दाल, मूंग का दाल, तो जितनी भी दालें होती हैं, इसके साथ साथ में जो आपके जो भी ये अगर बोलूं साग वाग होता है वो भी किसमें इंक्लूडेड होते हैं? पल्सेस में ही आते हैं। सो पल्सेस इंक्लूड ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, बीन भी आ जाएगा, और लेंटिल्स का मतलब होता है मसूर, जो मसूर की दाल होती है उसको हम लोग लेंटिल बोलते हैं। तो जनरली याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, पी फॉर पल्सेस। क्या है बेटा? पी फॉर पल्सेस। और पल्सेस में बेसिकली आपको मिलता क्या है? पी फॉर प्रोटीन। क्या मिलेगा? प्रोटीन। तो ये ग्राम, पी, बीन, लेंटिल्स, ये सारे के सारे आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटीन। नोट डाउन कर लीजिएगा। पल्सेस में आपका ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, लेंटिल हो गया, ये सारी पल्सेस हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली अगर देखेंगे तो प्रोटीन। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके। नाउ ऑयल सीड्स, यानी ऑयल सीड्स का मतलब जिनको सीड से या सीड को जब हम क्रश करेंगे तो हमें मिलेगा क्या बेटा? ऑयल। जैसे आप अगर देखेंगे मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल सनफ्लावर से मिलता है, मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड से मिलेगा, कैस्टर ऑयल कैस्टर से मिलेगा। तो इनकी खेती करते हैं, उन्हीं का एग्जांपल हम लेंगे। ऑयल सीड्स में कौन कौन से हो जाएंगे? मस्टर्ड, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का मतलब होता है मूंगफली। क्या होती है? मूंगफली। मस्टर्ड हो गया, मूंगफली हो गई, कॉमा सनफ्लावर, कॉमा कैस्टर और लिंसीड। लिंसीड का मतलब होता है अलसी का बीज। अलसी का बीज जो होगा, ये सारे के सारे जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कैस्टर, लिंसीड, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? ऑयल सीड्स के। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जैसे कोई मोटा होता है तो लोग क्या बोलते हैं? बेटा तुम जरा तेल खाना कम कर दो, ऑयल खाना कम कर दो। क्यों कहते हैं? वाई? कभी सोचा है क्यों कहते हैं? बेटा क्योंकि जो तेल खाता है, तेल में बेसिकली होता क्या है? फैट। क्या होता है? फैट। तो जब फैट खाओगे तो फैट उगेगा ही। तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ऑयल सीड इज अ मेजर सोर्स ऑफ किस चीज का हो जाएगा?
इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फैट। क्या होगा? फैट। नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑयल सीड इज अ मेजर सोर्स ऑफ फैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अनदर जो दे रखे हैं क्रॉप प्लांट्स और उनके एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि कभी कभार पूछे जाते हैं, जैसे रूट क्रॉप्स। क्या बोला मैंने? रूट क्रॉप्स, यानी ऐसी क्रॉप जहां फल कहां आएगा उनके रूट्स के अंदर में आता है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्वीट पोटैटो। क्या हो जाएगा? स्वीट पोटैटो। तो जब आप पढ़ेंगे स्वीट पोटैटो इज अ, कौन सा मॉडिफिकेशन होता है? रूट मॉडिफिकेशन होता है। तो रूट क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। और अगर बात करेंगे ट्यूबर क्रॉप्स, क्या कहेंगे? ट्यूबर क्रॉप्स, यानी जहां पे ट्यूब्स होंगी। तो भैया इसमें आपने ध्यान दिया होगा, तो भैया याद होगा पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज अ रूट क्रॉप बट द ट्यूब क्रॉप या ट्यूबर क्रॉप इज द पोटैटो। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पहला तो हो जाएगा पोटैटो और दूसरा होता है टैपियोका, दैट इज TAPIOCA, टैपियोका। तो ये जो टैपियोका है ये बेसिकली है क्या? तो जनरली हमारे हिंदू धर्म की अगर बात कर ले तो उसमें होता है, किसी भी पर्व में एक चीज खाई जाती है, साबूदाना। क्या कहते हैं उसको? साबूदाना। तो ये जो साबूदाना होता है ना, ये एक पेड़ से निकलता है, उसी पेड़ का नाम है टैपियोका। क्या बेटा? टैपियोका। बेसिकली ये ट्यूबर क्रॉप्स में आती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देन द एग्जांपल्स ऑफ शुगर क्रॉप्स, जहां से आपको क्या मिलेगा? कुछ मीठी चीजें मिलेंगी। शुगर क्रॉप्स, तो ये आपको कहां से मिल सकता है? शुगर केन से, और दूसरा जो हो जाएगा बीट रूट से। कहां से मिलेगा? बीट रूट से, जिसको हम लोग कहते हैं चुकंदर। क्या कहते हैं? चुकंदर कहते हैं। तो शुगर क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन हो गया, बीट रूट हो गया, उनको हम लोग कहते हैं चुकंदर। इनसे हमको क्या मिलेगा? शुगर ऑब्टेन होता है, इसीलिए इनको हम लोग शुगर क्रॉप भी कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लांटेशन क्रॉप्स। सो जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, जहां पे हम प्लांट को लगाते हैं और उनसे हम चीजों को गेन करते हैं। जैसे अगर बात करें टी, सुना होगा टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन। तो टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, इन सबों को हम लोग, इन सब के प्लांट्स और पौधे लगाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। याद रखिएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा टी, कॉफी, कॉमा रबर, कॉमा कोकोनट। कोकोनट नोट डाउन कर लीजिएगा। और लास्ट दैट इज फाइबर क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ फाइबर क्रॉप, जहां से आपको फाइबर मिलता है, दैट इज कॉटन और जूट। कॉटन दैट इज कपड़ा बनाने के लिए, और जूट की बोरियां वोरियां होती हैं। बेसिकली इनके अंदर में क्या होता है? फाइबर्स होता है, इसीलिए इनको फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट। नोट डाउन कर लीजिएगा इन सारी चीजों को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर अगर देखेंगे कुछ चीजें हमको पढ़नी है, कि अगर बात करें मसालों की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, या फिर फल की बात करें, तो किसकी बात कर रहे हैं? मसालों की बात कर लो, स्पाइसेस की बात कर लो, वेजिटेबल्स की बात कर लो, फ्रूट्स की बात कर लो। तो इनमें मेजरली पाया क्या जाता है? तो इनमें मेजरली पाया जाता है मिनरल, विटामिन्स और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन बेसिकली अगर बात करेंगे तो मिनरल और विटामिन्स पाया जाता है। आपके किसमें पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा आपके इन सारी क्रॉप्स में। जैसे कि वेजिटेबल हो गया, अगर मैं बात करूं
वेजिटेबल्स, बात करूं स्पाइसेस, बात करूं आपका फ्रूट्स, फल, तो इन तीनों में जो मेजर चीज जो ये प्रोवाइड करते हैं, ये हमको प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड अस, दो चीजें मेनली अगर बोलेंगे तो क्या प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स। सो इनको खाने से, वेजिटेबल खाने से, स्पाइसेस खाने से, फ्रूट्स खाने से, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कैरेट इज अ फ्रूट, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं जिसमें आपको बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन गेन होंगे। ये 3 एग्जांपल दे रखे हैं। जब आप वेजिटेबल खाओ, जब आप स्पाइसेस मतलब कोई मसाले खाओ और आप फ्रूट खा रहे हो, तो इसमें बहुत सारी आपको क्या चीजें मिलेंगी, मिनरल, और दूसरा दैट इज विटामिन गेन हो सकते हैं। नाउ द अनदर टाइप ऑफ क्रॉप दैट इज कॉल्ड एज फूडर क्रॉप। फूडर क्रॉप सिंपली मीन्स, देखिए बेसिकली अगर फूड हमारे लिए है तो उसको हमने फूड बोला, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को उगा रहे हैं फॉर किसके लिए, एनिमल्स के लिए, जिसको एनिमल्स फीड करते हैं, तो उन सारे फूड को कहा जाता है फूडर क्रॉप्स। व्हेनेवर यू आर ग्रोइंग एनी क्रॉप्स फॉर द एनिमल, देन दैट क्रॉप इज नोन एज फूडर क्रॉप। उनको हम लोग बोलते हैं फूडर क्रॉप। जैसे कि एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा बरसीम, सुना होगा बरसीम, ओट सुना होगा, और भी चीज सुनी होगी, सूडान ग्रास सुना होगा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं किसके बेटा जी, आपके फूडर क्रॉप। तो फूडर क्रॉप्स कौन सी क्रॉप हो गई, वो क्रॉप्स हो गई जिसको पार्टिकुलरली उगाया जाता है फॉर द किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो उन सबको हम लोग बोलते हैं फूडर क्रॉप्स। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, फूडर क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स which are cultivated primarily for animals feed। तो ऐसे क्रॉप जिनको हम लोग उगाते हैं ताकि उनसे किसको खाना मिले, पार्टिकुलरली अगर बात करें तो एनिमल्स को भोजन मिले, उन सारी क्रॉप्स को बोलते हैं फूडर क्रॉप्स। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला, बरसीम, ओट्स एंड लास्ट दैट इज सूडान ग्रास, जिसको हम लोग अगर बोले हमारी भाषा में तो जोनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोनरी। तो इतनी चीजें हैं दैट इज कॉल्ड एज द फूडर क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको कल्टीवेट किया जाता है प्राइमरली किसके लिए, एनिमल की फीडिंग के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं फूडर क्रॉप्स। एग्जांपल बरसीम, ओट्स और सूडान ग्रास। नोट डाउन करेंगे इतनी सारी चीजें। उसके बाद हम नेक्स्ट 2, 3, 4 चीजें लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके फादर के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। द टर्म that we are going to read is revolution, that is called as green revolution, जो कि स्टार्ट हुआ था लेट 1960 में, यानी कि 1960 के बाद में स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी तक जितनी चीजें हैं उनको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। बेसिकली जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी लगभग केवल 30% पॉपुलेशन ही, उससे भी कम ही फीड कर पाते थे हम अपने पॉपुलेशन को। लगभग 70% पॉपुलेशन हमारी भूखे सोती थी। दिस इज द रीजन, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी और भैया खाने के लिए दाने थे नहीं। यानी पॉपुलेशन तो दे दनादन इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जो
कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को, उसको हम नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज थे, जो भी कंसर्न लीडर थे, उन्होंने डिसाइड किया, और वो लोग देखते थे कि जो विदेशी है यानी कि जैसे अमेरिका हो गया, बाकी सारी कंट्रीज हो गई, वहां पे इतना सरप्लस में अमाउंट में चीजें गेन करते थे, होती थी कि उनके पास कोई चीज ऐसी नहीं थी जहां पे वो स्टोर कर सके, तो सीधे ले जाके समुद्र में डाल देते थे। इतनी सारी चीजें होती थी। और हमारे यहाँ एक पॉपुलेशन कैसे सो रही है, पूरी 70% के आसपास पॉपुलेशन भूखे सो रही थी जब हम आजाद हुए थे। तो भैया उस समय बहुत सारे लोगों ने क्या किया, नई टेक्निक्स को डेवलप करने की ठानी, और उन्होंने ग्रीन की बात करेंगे तो ग्रीन इज रिलेटेड टू द प्लांट। किससे रिलेटेड है, प्लांट्स। तो भैया लेट 1960 में दो लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट दिया जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, दैट इज द नॉर्मन बोरलॉग, और फादर ऑफ व्हाट, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, दैट इज MS स्वामीनाथन। इन दोनों ने बेसिकली मदद की और इन्होंने नई नई टेक्निक्स को अप्लाई किया, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, अगर मान लीजिए आजादी के बाद में लगभग 1 हेक्टेयर में 3 क्विंटल गेहूं हो रहा है या 3 क्विंटल धान हो रहा है, तो जैसे ही उन्होंने न्यू आइडियाज, न्यू टेक्निक्स को और जो वेराइटीज ऑफ सीड्स जो उन्होंने डेवलप की थी, दैट इज कॉल्ड एज द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, HYV सीड्स का यूज किया, तो प्रोडक्शन 1 हेक्टेयर में ही कितना हो गया, 9 क्विंटल हो गया। तो सिंपली ट्रिपल हो गया, जो प्रोडक्शन क्या हो गया, 3 गुना हो गया। तो ये पॉसिबल हुआ बेसिकली ड्यू टू द न्यू टेक्निक्स दैट हैज बीन एप्लॉयड। ओके, जो नई नई टेक्निक्स हो गई थी जिनको हमने अप्लाई किया था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एंड हमने ऑल द ट्रेडिशनल फैसिलिटीज और द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हैव बीन रिमूव। जितनी भी ट्रेडिशनल चीजें थी उनको हम धीरे धीरे छोड़ते गए, नई नई टेक्निक्स को अपनाते गए, और जो सीड्स थे वो भी हाईली इंप्रूव सीड्स थे, जिनको हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स कहते हैं। इनको जब इंप्लॉयड किया अपने एग्रीकल्चर लैंड में, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो 3 गुना बढ़ गई। तो इसी रेवोल्यूशन को बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। दिस मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट ऑफ द प्लांट्स। और अगर बेसिकली बात करें तो व्हीट और राइस से रिलेटेड है, और ये दोनों होते कैसे हैं, दैट इज ग्रीन। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। सो नोट डाउन करिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन is a program introduced in many poor countries। तो इंडिया भी किसमें थी, पुअर कंट्रीज में, अभी भी हम पुअर ही हैं, पुअर कंट्रीज, टू इंक्रीज फूड production by use of modern technology, proper irrigation। प्रॉपर इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया, पहले हम बैलों का सहारा लेते थे, ढेकली का सहारा लेते थे पानी को ले जाने के लिए, लेकिन अब हमारे पास क्या हो गए थे, ट्रैक्टर्स का सहारा लेते थे, ताकि कम समय में ज्यादा लैंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेट, वो आप आसानी से उसको जोत सकते हैं। और दैट इज सेकेंड, प्रॉपर इरिगेशन। देखिए बेसिकली होता क्या था कि हम लोग पानी हटाते जाते थे, एक साइड से दूसरे साइड फेंकते रहते थे, लेकिन हमने बहुत सारी नई नई इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप किया, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पे पूरी तरह से पाइप बिछा दी जाती है आपके पूरे लैंड में, और जैसे आपकी वेंस में ड्रिप लगा के पर्टिकुलर वेंस में आपके चीजों को पहुंचाया जाता है, उसी तरह से पानी को एक एक पौधे के अंदर में पहुंचाया जाने लगा। तो जब कभी भी आपने वाटर लॉस को क्या किया, कम किया, पहले क्या होता था, वाटर ऐसे छोड़ दिया तो चारों तरफ लैंड में फैल गया,
ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रिप से दे रहे हैं तो जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड होगी उतना उसको मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड अंडर द प्रॉपर इरिगेशन। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंप्रूव्ड सीड, यानी सीड की क्वालिटी भी इंप्रूव्ड की गई, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई एल्डिंग वेराइटीज सीड। यानी हमने HYVS यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज किया था ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था कब? लगभग लेट 1960 के आसपास में, 1965 के आसपास में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा प्रोग्राम था जहां पे हमने बेसिकली कहां इंप्लॉय हुआ था? पुअर कंट्रीज में, और जहां पे बेसिक सबसे ज्यादा जोर दिया गया था ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, व्हीट के प्रोडक्शन को, राइस को प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना था। तो इनमें 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहला था मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे हमने नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट किया। दूसरा प्रॉपर इरिगेशन, यानी पानी ऐसे ही नहीं छोड़ देते थे, ड्रिप से दे सकते थे, स्प्रिंकल से दे सकते थे, ताकि वाटर लॉस को क्या किया जा सके? बचाया जा सकता है। कभी कभार क्या होता है, कहीं पे ज्यादा पानी लग जाए तो बेटा प्लांट अपने आप नहीं उग सकता है, तो वहां पे पूरा का पूरा सीड खराब हो सकता है। तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज देनी जानी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो यूज किया गया था, द नेम ऑफ सीड दैट इज कॉल्ड एज द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। क्या बोलते हैं उसको? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो था क्रॉप्स का, वो कितना गुना बढ़ गया था? 3 टाइम्स हो गया था। यानी अब हम अपनी पॉपुलेशन को लगभग आसानी से फीड कर सकते थे। तो दिस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन, जो आपको देखने को मिल सकता है इन द केस ऑफ प्लांट्स। बेसिकली अगर बात करें ग्रीन प्लांट, जैसे हम लोग अगर बात करें तो बेसिकली इसमें हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए थे। किसके? व्हीट के और राइस के। किसके? व्हीट और पैडी के। नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो पूछी जाती है, दैट इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। अगर बात करेंगे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, भीष्म पितामह कौन है, तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलग। ओके, याद कर लीजिएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड क्या पूछे तो कौन है? नॉर्मन बोरलग। अगर पूछे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो भैया याद रखिएगा MS स्वामीनाथन। याद कर लीजिएगा, MS स्वामीनाथन इज बेसिकली फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड में पूछे तो कौन है भैया? नॉर्मन बोरलॉग। नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन जो हुआ था 1970s के आसपास में, उसको बोला जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, तो भैया जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था तो पौधे होते हैं ग्रीन ग्रीन। क्या होते हैं? ग्रीन ग्रीन। तो हमने वहां पे देखा कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। किसकी प्रोडक्टिविटी को? प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। अब भैया अगर बेसिकली अगर बात करें व्हाइट रेवोल्यूशन की, तो इसमें ध्यान आता है कैसे है? व्हाइट व्हाइट, सफेद सफेद। होता क्या है? दूध। क्या होगा? दूध। तो बेसिकली व्हाइट रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जहां पे बहुत सारी नई टेक्निक्स को इंप्लॉय किया गया और
ज्यादा ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज किया गया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। यानी बेसिकली अगर बात करें तो जो भैंस और गाय थे उनकी फीडिंग हैबिट को चेंज किया गया, जिसकी वजह से होता क्या है, जो गाय पहले एक टाइम में 2 लीटर दूध देती थी, अब 4 लीटर 5 लीटर तक दूध देती थी, क्योंकि हमने उसकी फीडिंग हैबिट को क्या किया, चेंज किया। तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दूध देने लगी, तो दूध की नदियां बहने लगी। देन दैट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, व्हाइट रेवोल्यूशन। नोट डाउन करिएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन is a program introduced in India। किस चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन इंडिया, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि हम पूरे इंडिया में दूध की नदियां बहा सके। दैट इज कॉल्ड एज द व्हाइट रेवोल्यूशन, इज अ प्रोग्राम दैट इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1970 के आसपास में, तो भैया नई नई टेक्निक्स एम्प्लॉयड की गई, और जिसकी वजह से वाकई में यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगा, किसका, मिल्क का। तो नाउ जो हम लोग मिल्क कहीं और से उधार लेते थे, अब हमारे यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सो दिस प्रोग्राम made India self-sufficient in production of milk। ओके, तो इस प्रोग्राम ने पूरे इंडिया को, और या पूरे इंडिया में इतना ज्यादा कर दिया प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ताकि चारों तरफ क्या बहने लगी, दूध की धाराएं बहने लगी। देन दैट टाइप ऑफ रिवोल्यूशन, जहां पे बहुत सारे प्रयास किए गए ताकि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, तो इसी को बोला गया व्हाइट रेवोल्यूशन। इसमें आप लोग डे टू डे एक्टिविटीज जब आप करते होगे, जब कभी भी आप न्यूज देखते होगे, तो बीच में प्रचार आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें एक नाम आता है, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आता है, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। जो मालिक है अमूल कंपनी के, जिनको हम लोग जिस नाम से जानते हैं वर्गीस कुरियन। क्या जानते हैं, वर्गीस कुरियन, जिन्होंने, जो फाउंडर है किसके, अमूल के। सो उन्होंने ही उन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। जैसे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था, सो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन यानी पितामह की बात करेंगे, जिन्होंने ये व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में सोचा। सो द नेम ऑफ दैट इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज, नेम क्या है इनका, वर्गीस क्यूरिन। वर्गीस क्यूरिन इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, और इनको फाउंडर भी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ अमूल। यानी जो अमूल कंपनी है उसके फाउंडर भी कौन है, वर्गीस कुरियन, और इन्हीं को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था नियर अबाउट 1970। सो व्हाइट रेवोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ रेवोल्यूशन जहां पे बहुत सारी नई टेक्निक्स को इम्प्लाइड करते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और इस कंटेस्ट में जिन्होंने काम किया उनका नाम है वर्गीस क्यूरियन, और ये वर्गीस क्यूरियन जो होंगे, इन्होंने
इनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाट, व्हाइट रेवोल्यूशन, और ये फाउंडर भी हैं किसके, अमूल कंपनी के। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।